आज जब गुरुजी अपने कमरे में थे, तभी उनके मोबाइल पर दरोगा जी का कॉल आया। गुरुजी, एक दिन मैं ऐसे ही आपकी चर्चा अपने स्टाफ में कर रहा था, तो चर्चा चलते चलते हमारे एसपी साहब तक पहुंच गई। उन्हें भी कोई प्रॉब्लम है जिसके सॉल्यूशन के लिए वह आपसे मिलना चाहते हैं। क्या आपके पास उनसे मिलने का समय है? गुरुजी बोले, अरे दरोगा जी, कैसी बातें कह रहे हैं। मैं कौन सा वीआईपी हूँ जो मेरे पास समय नहीं होगा। वैसे भी आज तो संडे है, मैं अपने कमरे में ही हूँ। अगर एसपी साहब के पास समय हो तो मेरे कमरे में ही आ जाएं। दरोगा जी बोले, ठीक है, थोड़ी देर में एसपी साहब आपसे मिलने आपके कमरे में आएंगे। थोड़ी देर में एसपी साहब गुरुजी से मिलने पहुंच गए। गुरुजी ने औपचारिक अभिवादन के बाद उन्हें चाय सर्व की और उनके आने का कारण पूछा। फिर एसपी साहब ने बताया। गुरुजी, मेरा परिवार बहुत छोटा है। उसमें मैं, मेरी माँ और मेरी बड़ी बहन है। बचपन में ही हमारे पिताजी की एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मेरी माँ हम दोनों भाई बहन को लेकर हमारे मामा के पास आ गई। मामा की देख रेख में ही हमारी पढ़ाई पूरी हुई और पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरी बड़ी बहन जज बन गई और मामा ने उसकी शादी एक जज से करवा दी। बहन की शादी के कुछ दिनों बाद मेरी भी नौकरी पुलिस विभाग में लग गई। गुरुजी बोले, भगवान की कृपा से आपके परिवार में सब कुछ ठीक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम कहाँ है। एसपी साहब बोले, गुरुजी, ये तो मेरा सामान्य परिचय था जिसे सारी दुनिया जानती है, लेकिन मेरी समस्या इसी में छुपी हुई है। वास्तव में हम लोग पुराने जमींदार थे। हमारे पास हजारों बीघा जमीन हुआ करती थी। इसी संपत्ति के लालच में मेरे पिताजी के चचेरे भाइयों ने पिताजी की हत्या करवा दी। मेरी माँ ने कभी हमें बताया नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उस हवेली में मेरी माँ के साथ कुछ तो बहुत बुरा हुआ था। इसी डर के कारण माँ हमें वहां से लेकर मामा के घर आ गई। धीरे धीरे मेरे पिताजी के चचेरे भाइयों ने हमारी पूरी जमीन और हवेली भी हड़प ली। आज मैं अपनी हवेली और जमीन के लिए आगे आना चाहता हूँ, तो मेरी माँ और बहन मुझे रोकती है। कहती हैं कि वह लोग बहुत खतरनाक हैं। गांव में उन्होंने बहुत से लोगों की हत्याएं करवाई हैं। सब लोग उनसे डरते हैं। उनके खिलाफ कोई बोलता नहीं है। उनसे लड़ना सही नहीं है। वैसे भी अब हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है और वो लोग भी कहीं ना कहीं हमारे अपने ही तो हैं। इसीलिए उनसे लड़ाई ना करो। अब आप बताइए गुरुजी, मुझे क्या करना चाहिए? अपनी माँ की बात मानकर शांत हो जाऊं या अपने हक के लिए लड़ूं? गुरुजी बोले, अर्थात आप उसी भवन में फंसे हैं जिस भवन में महाभारत के युद्ध में अर्जुन फंसे थे। इसीलिए आपको भी वही मार्ग बताऊंगा जो महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, हतो वा प्रापस्य यसी स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मा युतिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज होएगा। अतः हे कौंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जब भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, तब अर्जुन भी आपकी तरह संदेह की स्थिति में थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। एक तरफ उनके और उनके परिवार के सम्मान का प्रश्न था और दूसरी तरफ युद्ध भी अपने भाइयों से था। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें बताया था कि युद्ध में एक पक्ष को चुनना ही पड़ेगा, क्योंकि एक समय के बाद अन्याय के खिलाफ चुप रहना समझदारी नहीं, कायरता कहलाता है। डर कर अन्याय के खिलाफ चुप रहने से कई गुना अच्छा है न्याय के पक्ष में लड़ते हुए आ जाना। एसपी साहब, आप मेरे पास आए हैं
तो इसका सीधा सीधा अभिप्राय है कि कहीं ना कहीं आपके मन में परिवार के सम्मान के लिए आगे आने की बात है। इसीलिए अपने मन की बात मानिए और अपने परिवार के सम्मान के लिए संघर्ष कीजिए। मैं आपको संघर्ष करने के लिए कह रहा हूँ, इसका कतई मतलब यह नहीं है कि आप हिंसा करें। यह महाभारत का समय नहीं है जब अपने हक के लिए अर्जुन को हथियार उठाने पड़े थे। आज के समय में बिना हथियार उठाए ही आप कानूनी रूप से संघर्ष करके दुश्मन को हरा सकते हैं। सौभाग्य से आप और आपकी बड़ी बहन कानून की बड़ी जानकार है। आप कानूनी रूप से देखिए कि आप अपने परिवार के लिए कैसे संघर्ष कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास हारने के लिए कुछ भी नहीं बचा। आपकी जमीन और हवेली आपके पिता के चचेरे भाइयों के पास है। इसीलिए अब संघर्ष करने से आपका कोई भी नुकसान नहीं है। इस संघर्ष से आपका आत्मसम्मान बचा रहेगा और अपने परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियों का पालन भी हो जाएगा। और कहीं आप संघर्ष में हार गए तब भी आपका कुछ नहीं जाएगा और आपके मन में संतुष्टि भी रहेगी कि आपने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था। गुरुजी की यह बात एसपी साहब को समझ में आ गई। एसपी साहब अभिवादन करके चले गए। इस बातचीत के करीब 6 महीने बाद एसपी साहब ने गुरुजी को फोन किया और बताया, आपके कहने के बाद मैंने जमीन के मालिकाना हक के बारे में पता किया तो पता चला सभी जमीनें अभी भी पिताजी के नाम से हैं। उनके चचेरे भाइयों ने फर्जीवाड़ा करके जबरन जमीन पर कब्जा करके रखा था। मैंने प्रशासन पर थोड़ा दबाव बनाया तो सारी जमीन और हवेली हमें वापस मिल गई। फिर मैंने पिताजी के एक्सीडेंट वाले केस को दोबारा ओपन करवाया, थोड़ा फेवर किया तो जांच हुई तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला कि पिताजी का कत्ल उनके ही चचेरे भाइयों ने करवाया था। इससे सभी को जेल हो गई। यह सब देखकर गांव वालों के मन से उन लोगों का डर निकल गया। लोग खुलकर सामने आए, जिससे गांव में उनके द्वारा किए गए कई सारे अपराधों की फाइलें दोबारा खुल गईं। जिन केस में गवाह नहीं मिल रहे थे, अब उनके गवाह भी मिलने लगे थे। दीदी कह रही हैं कि उनके खिलाफ इतने केस हो गए हैं, अब वे सब जीवन भर जेल में बिताएंगे। इन सब के लिए गुरुजी आपका धन्यवाद। अगले महीने पिताजी का श्रद्धांजलि कार्यक्रम है। मेरी माँ की बहुत इच्छा है कि आप भी उस कार्यक्रम में जरूर शामिल हो। प्लीज मेरी माँ की इच्छा जरूर पूरी कीजिएगा। आखिर आपकी वजह से ही पिताजी को असली श्रद्धांजलि मिल पा रही है। आप परेशान ना होइएगा, मैं आपके लिए गाड़ी भेज दूंगा। फिर गुरुजी ने कहा, गाड़ी भेजने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी माँ की इच्छा है तो मैं कार्यक्रम में जरूर शामिल होऊंगा। आप सिर्फ मुझे अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर दीजिएगा। साथियों, इसी के साथ आज की कहानी यही समाप्त होती है।